दुल्हन धीरे धीरे कदमों से ऋषि के पास आ रही थी। उसे इतना धीरे चलता देख ऋषि चिढ़ गया। ऋषि, पूरा दिन नहीं है मेरे पास इंतजार करने के लिए, प्लीज थोड़ा जल्दी आओ। दुल्हन जल्दी जल्दी ऋषि के पास पहुंची। एक नौकर आकर मेन डोर खोला। जैसे ही दोनों अंदर आने वाले थे, एक महिला की आवाज आई, वहीं रुक जाओ। जब दोनों ऊपर की तरफ देखे तो एक 55 वर्षीय महिला सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वह महिला सीधे ऋषि और दुल्हन की तरफ आई और गुस्से भरी नजर से ऋषि को देखते हुए बोली, मतलब जो न्यूज में सुन रही थी वो सही थी। तुमने सच में किसी की शादी में जाकर उसी की दुल्हन से शादी कर ली। ऋषि, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऋषि, बड़ी माँ, मैं आपको सब बताता हूँ। बात वैसी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। बड़ी माँ, और क्या समझना बाकी है? बोलो। आज सुबह की ताज़ा खबर यही है कि नामी बिजनेसमैन ऋषि नंदा ने किसी की शादी में जाकर जबरदस्ती उसकी दुल्हन से शादी कर ली। सारे न्यूज़ चैनल, अखबार, मैगजीन में यही टॉपिक चल रहा है। इसके बारे में क्या कहोगे तुम? ऋषि सूरज को घूर कर देखता है। सूरज, सर, वहां इतने सारे लोग थे, हो सकता है किसी ने चुपके से फोटो लेकर मीडिया में लीक कर दी हो। आप परेशान मत होइए, मैं पता करता हूँ। ऋषि, बड़ी माँ, मैं इस न्यूज़ को रुकवाता हूँ। आप परेशान मत होइए, बड़ी माँ। ऋषि, मैं उस न्यूज़ से नहीं, इस बात से परेशान हूँ कि तुमने शादी कर ली, वो भी ऐसे। ऋषि, बड़ी माँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमें अंदर आने दीजिए। बड़ी माँ, बेटा, हर चीज का एक तरीका होता है। शादी तुमने अपनी मनमानी से कर ली है, कम से कम बहू का घर प्रवेश तो ठीक से करने दो। ऋषि, बड़ी माँ, आपको जो करना है थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरी मीटिंग है। बड़ी माँ ने घर की एक नौकरानी नीमो को आवाज दी। नीमो, आरती का सामान लेकर आओ। नीमो आरती का सामान और गृह प्रवेश का सामान वहां रख देती है। बड़ी माँ ने ऋषि और दुल्हन की आरती की और दुल्हन से कहा, बड़ी माँ, बहू, अपने दाएं पैर से इस कलश को गिराओ और कुमकुम से पैर रखकर इस घर में प्रवेश करो। दुल्हन वैसा ही करती है जैसा उसे कहा जाता है। अंदर आने के बाद बड़ी माँ सबको सोफे पर बिठा देती है और घर के सभी नौकर वहां मौजूद हो जाते हैं। नीमो बड़ी माँ से कहती है, मालकिन, दुल्हन का चेहरा तो दिखाओ। बड़ी माँ, अरे, अभी तक तो मैंने खुद अपनी बहू का चेहरा नहीं देखा है, पहले मैं तो देख लूं। बड़ी माँ धीरे से जाती है और दुल्हन का घूंघट, जो उसके चेहरे पर आधा ढका हुआ था, उठाकर उसका चेहरा देखती है। सब लोग दुल्हन का चेहरा देखकर दंग रह जाते हैं। इतनी प्यारी सी गुड़िया थी कि जिसे कोई एक बार देख ले तो नजर न हटा सके। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से एक नाजुक सी परी लाल जोड़े में उनके सामने आकर बैठी है। एकदम दूधिया रंग का चेहरा, झील सी आंखें रोने की वजह से थोड़ी लाल हो गई थी, गुलाबी होंठ। इतनी प्यारी सी लड़की को देखकर सबका मन खुश हो गया। तभी नीमो बड़ी माँ से कहती है, नीमो, मालकिन, दुल्हन तो लाखों में एक है, अब इतनी प्यारी बहू मिली है तो नेक तो बनता है। बड़ी माँ, अरे चुप करो, सब मेरी बहू को नजर मत लगाओ। बड़ी माँ ने अपने हाथ से कंगन उतारकर दुल्हन के हाथ में पहनाया। दुल्हन कंगन को देखकर अपना सर झुकाती है तो बड़ी माँ कहती है, बहू, ये मुंह दिखाई का है,
खाली हाथ बहू का मुंह नहीं देखूंगी। दुल्हन कंगन पहनने के बाद बड़ी माँ के पैर छूती है तो बड़ी माँ उसे गले लगा लेती है। तभी नीमो पूछती है, मालकिन, बहू का नाम क्या है? इस पर बड़ी माँ ऋषि की तरफ देखती है तो वह चुप रहता है और कहता है, ऋषि, मुझे नहीं पता और न मैंने पूछा। आप खुद ही पूछ लीजिए। बड़ी माँ दुल्हन की तरफ देखकर कहती है, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर दुल्हन परेशान हो जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। बड़ी माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बस तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं। दुल्हन फिर भी खामोश रहती है। बड़ी माँ, बेटा, अगर नाम नहीं बताओगी तो हम बुलाएंगे कैसे? दुल्हन फिर भी परेशान और खामोश खड़ी रहती है। इतने में ऋषि भी परेशान हो जाता है। वह सोफे से उठकर खड़ा होता है और चिल्लाते हुए दुल्हन से कहता है, ऋषि, सब इतनी देर से नाम पूछ रहे हैं, आपका नाम नहीं बताया जा रहा है। ऋषि की इतनी रौबदार आवाज सुनकर दुल्हन पूरी तरह से कांप जाती है और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगते हैं। दुल्हन को रोता देख बड़ी माँ ऋषि को डांट लगाती है। बड़ी माँ, पागल हो गया क्या? कैसे बातें कर रहा है बहू से? एक तो जबरदस्ती से शादी करके ले आया है और अब चिल्ला रहा है। खबरदार, जो बहू से ऊंची आवाज में बात की देख नहीं रहा, बेचारी कितनी डरी हुई है। ऋषि बड़ी माँ को कुछ कहने वाला होता है कि बड़ी माँ उसे उंगली दिखाकर चुप रहने का इशारा करती है और दुल्हन के पास जाकर उसे प्यार से पूछती है, बड़ी माँ, बेटा, इसकी बातों का बुरा मत मानो, ये है ही ऐसा। ये बचपन से मेरे साथ है, आज तक मैं ही नहीं समझ पाई इसे, फिर तुम तो अभी आई हो, धीरे धीरे से पहचान जाओगी। पर बात तो ऋषि की भी गलत नहीं है। तुम अपना नाम ही नहीं बताना चाह रही हो। सब कितने प्यार से पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम बता दो। तभी पीछे से नीमो आती है और कहती है, अरे क्या बात है दुल्हन, सब इतनी देर से नाम पूछ रहे हैं, नाम बता दो, क्या बात है? बोल नहीं सकती हो क्या? दुल्हन अपना सिर हाँ में हिलाती है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। दुल्हन के सिर हिलाने पर सब एकदम से चौंक जाते हैं। बड़ी माँ दुल्हन के पास आती है और कहती है, बड़ी माँ, बेटा, नीमो तो बस यूं ही पूछ लिया था कि तुम बोल नहीं सकती हो, तुम अपना सिर हाँ में क्यों हिला रही हो? दुल्हन अपनी एक उंगली अपने होठों पर रखती है और अपने सिर कोना में हिलाती है। वह इशारे में बताने की कोशिश करती है कि वह बोल नहीं सकती। बड़ी माँ, ऋषि, सूरज, नीमो और सारे नौकर यह देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। 2 मिनट के लिए तो बड़ी माँ भी किसी सदमे में पहुंच जाती है। फिर वह खुद को संभालती है और फिर से पूछती है, बड़ी माँ, तुम बोल नहीं सकती? दुल्हन अपना सिर हाँ में हिलाती है। ऋषि दुल्हन के सामने आता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम बोल नहीं सकती? यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बड़ी माँ, जब बोल ही नहीं सकती तो कहाँ से बताएगी? इस पर सूरज बोलता है, सॉरी सर, बीच में बोलने के लिए। आपने मैडम से बात ही नहीं की थी। आप तो सीधे शादी करके ले आए हैं। पूरे रास्ते आपने मैडम से कोई बात नहीं की और न ही इनके बारे जानने की कोशिश की। मैंने देखा था, शादी के मंडप पर आपने तो बंदूक की नोक पर इनसे शादी की है। और मैडम उस समय जितनी घबराई हुई थी, वो क्या ही अपने बारे में बताती आपको।
सूरज की बात सुनकर ऋषि एकदम खामोश हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं सूरज सच ही तो बोल रहा था। सूरज की बात सुनकर बड़ी माँ ऋषि की तरफ देखती है और कहती है, ऋषि, बहू के सामने हटो, मैं बात करती हूँ। ऋषि सामने से हट जाता है। बड़ी माँ दुल्हन को अपने पास बुलाती है और उसे सोफे पर बिठाती है। प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, देखो बेटा, हमें अफसोस हुआ ये जानकर कि तुम बोल नहीं सकती। हमें तुम्हारे बारे में कुछ तो जानना होगा ना। अब तुम ही बता दो, तुम अपना नाम हमें किस तरीके से बताओगी? दुल्हन कुछ सोचती है, फिर इधर-उधर नजर दौड़ाती है। उसे सामने की टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट के साथ एक पेन नजर आता है और सामने ही एक न्यूज़पेपर है जिसमें ऋषि और उसकी शादी की एक फोटो छपी हुई है। दुल्हन वो पेन उठाती है और उस पेपर पर अपनी फोटो के बगल में अपना नाम लिखती है और बड़ी माँ को पकड़ा देती है। बड़ी माँ उस नाम को पढ़ती है और प्यार से बोलती है, आराध्या। दुल्हन अपना चेहरा हाँ में हिलाती है। ऋषि, सूरज और सभी ये नाम सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। बड़ी माँ, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। दुल्हन उसी नाम के बगल में कुछ और लिख देती है, जिसे बड़ी माँ फिर पढ़ती है। आरू। तुम्हें प्यार से आरू बुलाते हैं। आराध्या अपना सिर हाँ में हिलाती है। बड़ी माँ आरू की तरफ देखती है और फिर कहती है, आरू, तुम थक गई होगी इतने लंबे सफर से, ऊपर से इतना हैवी जोड़ा। मुझे लगता है अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। नीमो, बहू को कमरे में ले जाओ। इसका नाश्ता भी कमरे में भेज देना। फिर बड़ी माँ आसपास देखती है और कहती है, सामान तो तुम अपना कुछ लाई नहीं होगी, क्या पहनोगी? आराध्या अपना सर नीचे कर लेती है। बड़ी माँ प्यार से उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है, अरे, परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना यहाँ पर। तुम रूम में जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भेजती हूँ। नीमो, इसे कमरे में ले जाओ। नीमो आराध्या को लेकर ऊपर कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही बड़ी माँ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह ऋषि की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता था ना? वो बोल नहीं सकती। ऋष्या, नहीं बड़ी माँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं इसका नाम भी नहीं जानता था। अभी उसने जब आपको बताया तब जाकर पता चला कि इसका नाम आराध्या है। भाई वाह, क्या ढूंढ कर! मेरे बड़ी माँ हंसते हुए कहती है, लिए बहू लाए हो। दुनिया की हर सास ये चाहती है कि वो अपनी बहू से कुछ भी सुनाई उसकी बहू से पलट कर जवाब ना दे। और मेरी बहू तो सच में मुझे पलट कर जवाब नहीं देगी। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऋष्या, आप परेशान मत होइए बड़ी माँ, मैं जल्दी इसके किसी फैमिली मेंबर का पता लगाकर इसे उसके पास भेज दूंगा। बड़ी माँ हैरानी से ऋषि को देखती है और कहती है, पागल हो गए हो क्या? कहाँ भेज दोगे? शादी की है या मजाक किया है? पूरी दुनिया को पता है तुमने इससे शादी की है। अब ऐसे छोड़ दोगे तो कहाँ जाएगी बेचारी? ऋष्या, बड़ी माँ, मैंने शादी सिर्फ एक मकसद के लिए की है। इसके साथ घर नहीं बसाना है मुझे। मेरा मकसद सिर्फ गौतम अग्रवाल को सड़क पर लाना है। उसे उसकी कर्मों की सजा देनी है। जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, मैं इस लड़की को उसके परिवार के पास छोड़ दूंगा। टेंशन मत लो, मैं इसके बदले इतने पैसे दूंगा कि इसे और इसके परिवार को जिंदगी भर काम करने की
जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार गौतम से मेरा बदला पूरा हो जाएगा। उसे सजा दिलवा दूंगा। बड़ी माँ, गौतम अग्रवाल? ये तो वही लड़का है ना? ऋष्या, हाँ बड़ी माँ, वही है। और आराध्या की शादी इसी से हो रही थी। लेकिन तभी मैं पहुंच गया और मैंने इससे शादी कर ली। और इसके बदले गौतम को जो उसके दादाजी की प्रॉपर्टी मिलनी थी। ऋष्या, हाँ बड़ी माँ, वही है। और आराध्या की शादी इसी से हो रही थी। लेकिन तभी मैं पहुंच गया और मैंने इससे शादी कर ली। और इसके बदले गौतम को जो उसके दादाजी की प्रॉपर्टी मिलनी थी, उसमें से उसे कुछ भी नहीं मिला। बड़ी माँ ये सुनकर एकदम दंग रह जाती है। उधर नीमो आराध्या को ऋषि के कमरे में छोड़कर जाती है। आराध्या जब कमरे में पहुंचती है तो उस कमरे को गौर से देखने लगती है। कमरा बहुत ही सुंदर और कीमती चीजों से सजा हुआ था। आराध्या की नजर दीवार पर जाती है जहां ऋषि और प्रियंका की बहुत सारी फोटोएं हैं। ऋषि के कमरे में आराध्या ऋषि और प्रियंका की तस्वीरों को गौर से देख रही थी। भले ही वह ऋषि को नहीं जानती थी, पर वह उसका पति तो था ही। अपने पति को किसी और लड़की के इतने करीब देखकर आराध्या के मन में एक टीस उठी। इन सभी तस्वीरों में ऋषि काफी हंसमुख और खुश नजर आ रहा था। पर कल रात से जब से वह ऋषि से मिली थी, उसने ऋषि का केवल गुस्से वाला रूप ही देखा था। आराध्या इन तस्वीरों को गौर से देख ही रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और ऋषि अंदर आया। ऋषि ने वहां आराध्या को अपनी और प्रियंका की तस्वीरों के पास देखा और थोड़ी रूखी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आराध्या ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहां ऋषि खड़ा था। उसने ऋषि को देखा और फिर अपनी गर्दन नीचे कर ली। ऋषि आराध्या के पास आया और फिर से अपनी सख्त आवाज में कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आराध्या ने कुछ नहीं कहा, वह वैसे ही सर झुकाए खड़ी रही। इतने में पीछे से नीमो आई और ऋषि के कमरे में आते हुए बोली, छोटे साहब, मालकिन ने इसे आपके कमरे में भेजा है। कोई जरूरत नहीं है। इसे सामने वाले कमरे में ले जाओ। मुझे मेरे कमरे में किसी का होना बर्दाश्त नहीं। नीमो धीरे से आई, आराध्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सामने वाले कमरे में ले गई। वह कमरा भी काफी अच्छा था। हाँ, उसमें ऋषि के कमरे जैसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वह कमरा काफी खूबसूरत था। आराध्या के दिमाग में अभी भी ऋषि और उस लड़की की तस्वीरें चल रही थी जो उसने ऋषि के कमरे में देखी थी। नीमो नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी और आराध्या से कहा, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो। मैं तब तक तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। आराध्या उस कमरे को गौर से देख रही थी, इधर-उधर घूम रही थी। उसके कमरे में बड़ी माँ और नीमो दोनों आईं। बड़ी माँ ने आराध्या को यूं गौर से कमरा देखते हुए कहा, तुम्हें पसंद आया? आराध्या उनकी तरफ देखती है और एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपना सिर हाँ में हिलाती है। बड़ी माँ और नीमो अपने पास कुछ कपड़े लेकर आई थी, जो उन्होंने रख दिए। बड़ी माँ आराध्या के पास आई और उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानती हूँ ऋषि ने तुम्हें अपने कमरे में नहीं रहने दिया, तुम्हें बुरा लगा होगा। नहीं लगा। अपना सिर ना में हिलाती है और यह बताती है कि उसे बुरा। बड़ी माँ आराध्या से कहती है, देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी और ऋषि की शादी के हालात में हुई है। न वह तुम्हें अपना पा रहा है और न तुम उसे अपना पा रही हो। मैं तो यह कहूंगी, अपने रिश्ते को
थोड़ा वक्त दो। देखना, एक दिन वह खुद तुम्हें अपने कमरे में ले जाएगा। बड़ी माँ कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये कुछ कपड़े हैं। फिलहाल तो मेरे से काम चला लो, कल हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे। आराध्या अपना सिर हाँ में हिलाती है। बड़ी माँ उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है और उस कमरे से चली जाती है। आराध्या उन कपड़ों में से एक साड़ी का सेट लेती है और बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आराध्या नहा धोकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खुद को तैयार करती है। अपने बाल सुखाने के बाद उसने अपने चेहरे पर हल्का सा क्रीम लगाया। तभी उसका ध्यान अपने गले पर गया जहां ऋषि के नाम का मंगलसूत्र था। बाथरूम से नहाकर आई थी, तब उसने अपने खाली मांग को देखा तो ड्रेसिंग टेबल पर सिंदूर ढूंढने लगी, पर उसे सिंदूर कहीं नहीं मिला। थक-हार कर उसने ढूंढना छोड़ दिया। उसने नाश्ता किया। उसके बाद वह सीधे अपने कमरे चली गई। अपने कमरे में फ्रेश होकर नीचे आई तो उसे सोफे के पास सूरज कुछ काम करते हुए दिखाई दिया। ऋषि ने सूरज से कहा, सूरज, आगे का क्या अपडेट है? सर, गौतम अग्रवाल अपने सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। पता करो उसे फाइनेंस कहाँ से मिल रहा है और उसके सारे फाइनेंसर और बिजनेस पार्टनर को अपनी तरफ करो। और हाँ, एक और काम है तुम्हारे लिए। जी सर, उस लड़की की सारी डिटेल निकलवाओ। सूरज, कंफ्यूज होते हुए, किसकी डिटेल निकालूं? ऋषि अपनी कठोर नजरों से सूरज को देखता है। आराध्या की डिटेल निकलवाओ। सूरज, मन ही मन मुस्कुराते हुए, अपनी बीवी का नाम इतने डरावने तरीके से ले रहे हैं, सीधे सीधे नहीं बोल सकते। मेरी वाइफ की डिटेल निकलवाओ। पर सूरज अपने ख्यालों को वहीं रोक लेता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वह यह सब बोलेगा तो ऋषि उसकी क्या हालत करेगा। इतने में बड़ी माँ और नीमो किचन से आती हैं और ऋषि से कहती हैं, ऋषि बेटा, नाश्ता कर लो। सूरज, तुम भी आ जाओ। ऋषि और सूरज दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। दोनों अपना नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि इतने में सीढ़ियों से आराध्या नीचे आ रही होती है। नीमो की नजर आराध्या पर पड़ती है तो वह बड़ी माँ से कहती है, मालकिन, लगता है आपके घर में धन दौलत की कमी आ गई है। नीमो के ऐसा कहने पर बड़ी माँ, सूरज और ऋषि तीनों नीमो की तरफ देखते हैं। नीमो सबको अपनी तरफ देखते हुए बड़ी माँ से कहती है, नहीं, जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ। ऐसा क्या देख लिया तूने जिसे देखकर तू यह कह रही है कि हमारे घर में धन दौलत की कमी है? नीमो सीढ़ियों की तरफ इशारा करती है। सबका ध्यान सीढ़ियों पर जाता है जहां आराध्या धीरे धीरे कदमों से नीचे आ रही थी। बड़ी माँ ने पहले आराध्या को देखा और फिर नीमो को देखा और बोली, बोलना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। यही कि अपनी शादी को ठीक से 12 घंटे भी नहीं हुए और दुल्हन यूं ही घूम रही है। देखो ना, आंखों में काजल, माथे पे बिंदी, ना मांग में सिंदूर, बिना सिंगार के घूम रही है। बस इसीलिए कहा कि शायद धन दौलत की कमी हो गई हो, जो आपकी दुल्हन बिना श्रृंगार के घूम रही है। आराध्या नीमो की बात सुन लेती है। वह बड़ी माँ के पास आती है और उससे इशारे में कहती है कि उसके पास श्रृंगार का कोई सामान नहीं है। बड़ी माँ आराध्या की बात समझती है और नीमो की तरफ घूरकर देखती है और कहती है, इस घर में कितनी सुहागिन है। बड़ी मालकिन,
सुहागिन तो इस घर में कोई भी नहीं है। जब घर में कोई सुहागिन ही नहीं है तो श्रृंगार का सामान कहाँ से होगा? आराध्या का अपना कोई सामान है ही नहीं। और जहां तक खोला, उसकी आंखें एकदम से चौंधिया गईं। पूरा केबिन कॉन्ग्रेचुलेशन के पोस्टरों से भरा हुआ था। कुछ पर मैरिज की बेस्ट विश लिखी हुई थी। सूरज ऋषि के रिएक्शन को पहचान जाता है। सर, मैं अभी यह सब हटवा देता हूं। तुमने यह न्यूज़ अभी तक स्टॉप नहीं करवाई? न्यूज़ तो स्टॉप करवा दी है, लेकिन यह सोशल मीडिया का ज़माना है। एक बार जो चीज़ ट्रेंड हो गई, उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऋषि फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, क्या मुसीबत है? अगले 10 मिनट में मेरा केबिन साफ चाहिए। सूरज, यस सर, बोलकर वहां से निकल जाता है। अपने साथ 2 क्लीनर को लेकर आता है और जल्दी जल्दी रूम साफ करवाता है। रूम साफ होने के बाद सूरज के पास एक कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वह बाहर चला जाता है। ऋषि अपने डेस्क पर बैठकर काम करता है। शाम को उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वह उसी के लिए सारी तैयारियां कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद ऋषि के केबिन का दरवाजा खटखटाता है और सूरज अंदर आने की परमिशन मांगता है। ऋषि उसे अंदर आने को कहता है। सूरज के हाथ में एक फाइल होती है। वह ऋषि की तरफ बढ़ाता है और कहता है, मैडम की सारी डिटेल है। ऋषि, जो इस समय अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, अचानक से उसके हाथ रुक जाते हैं। वह सूरज की तरफ देखता है और अपने कोल्ड लुक में कहता है, क्या इन्फॉर्मेशन? सर, मैडम का नाम आराध्या है, वह मुझे पता है। उसके आगे की इन्फॉर्मेशन बताओ। मैडम बोल नहीं सकती, वह बेजुबान है। ऋषि, क्या तुम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो जो मेरे किसी काम की हो? यह बात तो मैं पहले से ही जानता हूं कि वह बोल नहीं सकती। सॉरी सर। उसकी फैमिली कहाँ है और कौन कौन है उसकी फैमिली में? सर, मैडम अनाथ है। ऋषभ हाट। जी सर, मैडम 12 साल की थी जब वह जीवन दास अनाथ आश्रम में आई थी। अनाथ आश्रम में आने से पहले मैडम अपनी फैमिली के साथ फरीदाबाद में रहती थी। उनकी फैमिली में उनकी माँ और पिताजी थे। मैडम बचपन से गूंगी नहीं थी, वह पहले बोल सकती थी। लेकिन एक दिन वह अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेन यात्रा पर निकली थी। अचानक से उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। उनके माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई और उसी हादसे में मैडम ने अपनी आवाज खो दी। उनकी फैमिली में उनके दूर के रिश्तेदार थे, मैडम के चाचा चाची, पर उन्होंने एक लड़की की जिम्मेदारी उठाने से साफ मना कर दिया और मैडम को अनाथ आश्रम भेज दिया। मैडम साफ मना कर दिया और मैडम को अनाथ आश्रम भेज दिया। मैडम ने अपनी स्कूल की पढ़ाई वहीं से की। क्योंकि मैडम बोल नहीं सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्हें काफी सपोर्ट मिला। एक स्कॉलरशिप के साथ उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की। मैडम अपने कॉलेज में लिटरेचर पढ़ रही थी। वह एक राइटर बनना चाहती हैं। लेकिन तभी गौतम अग्रवाल और उसके परिवार ने अनाथ आश्रम के हेड से बात करके इनसे शादी के लिए हाँ करवा ली। गौतम ऐसी लड़की से क्यों शादी करना चाहेगा जो बोल नहीं सकती और एक अनाथ भी है? ऋषि ने कहा, सूरज, एक ऐसी लड़की जो अनाथ है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और ऊपर से वो बोल भी नहीं सकती, गौतम अग्रवाल जैसा इंसान उससे क्यों शादी करना चाहेगा?
इसका क्या फायदा है ऐसी लड़की से शादी करने में? अगर उसे अपने दादाजी की वसीयत के लिए ही शादी करनी थी तो वो तो नॉर्मल लड़की से भी कर सकता था। जहां तक मैं जानता हूं, गौतम के पास उसका खुद का बहुत अच्छा बिजनेस है। सोसाइटी में उसकी अच्छी पहचान है। उसे शादी करनी थी तो वो अपने लेवल की लड़की से करता। आराध्या जैसी लड़की से शादी करने का उसका क्या मकसद है? सूरज ने उत्तर दिया, बहुत बड़ा मकसद है सर। ऋषि चौंक कर सूरज की तरफ देखते हैं। सूरज ने कहा, आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि गौतम अग्रवाल एक वुमेनाइजर है। लड़कियां उसका शौक है। एक नंबर का प्लेबॉय है। और अभी उसकी इतनी उम्र नहीं हुई है कि वो घर परिवार में रहे। उसे तो बस अपनी मौजमस्ती के लिए लड़कियां चाहिए। उसके दादाजी की ये वसीयत कि उसे अपने 25वें साल में शादी करनी होगी। आपको लगता है एक प्लेबॉय इंसान 25 साल में शादी करके अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाएगा? वो मैडम से शादी बस इसलिए कर रहा था ताकि उसे अपने गले में कोई जिम्मेदारी की घंटी ना बांधनी पड़े। मैडम से शादी करके वो उन्हें बस अपने एहसानों तले दबा रहा था। मैडम को ये लगेगा कि उस जैसी लड़की से कौन शादी करेगा। इतने बड़े परिवार में उनकी शादी हो जाने से मैडम वैसे भी कुछ नहीं कर पाती, बीवी बनकर घर के कोने में पड़ी रहती है। और एमा अग्रवाल अपनी मनमानी करता। अगर किसी लड़की के साथ भी देख लेते तो मैडम क्या ही कर लेती। एक तो मैडम बोल नहीं सकती, ऊपर से उनके आगे पीछे कोई है भी नहीं। और हाँ, हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि एमआर अग्रवाल का मैडम को लेकर एक और सोच थी। ऋषि ने पूछा, क्या? सूरज ने बताया, यही कि शादी होने के बाद भी अगर मैडम एमआर अग्रवाल पर अपनी बीवी होने का दबाव बनाएंगी या उनके काम में टांग अड़ाएंगी तो एमआर अग्रवाल उनका मर्डर करवा देंगे। ऋषि ने आश्चर्य से कहा, व्हाट्स? सूरज ने आगे बताया, ये सर उनका प्लान था। अगर मैडम उनकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करेंगी तो वो उनका मर्डर एक एक्सीडेंट के थ्रू करवाने का प्लान कर रहे थे, जिससे उनके मरने के बाद लोगों को ये लगे कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। उन्हें लोगों की सिंपैथी मिल जाती। लोग तो यही कहते ना, देखो, एक तो बेचारे ने एक अनाथ बेजुबान लड़की से शादी करके उसका जीवन सुधार दिया और भगवान ने उस लड़की को ही उठा लिया। ऋषि ने गुस्से से कहा, गौतम अग्रवाल एक गिरा हुआ इंसान है, ये तो मुझे पता था, पर वो इस हद तक जा सकता है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सूरज ने कहा, यस सर। एक तो मैडम के आगे पीछे कोई नहीं है जो उनकी मौत पर अफसोस जाएगा। अभी ये तो मैडम की अच्छी किस्मत है या कुछ भी कहें, ये गौतम अग्रवाल से शादी होने से पहले आप वहां पहुंच गए और आपने मैडम से शादी कर ली। सूरज ने ऋषि को आराध्या की सारी डिटेल्स देकर वहां से चला गया। ऋषि ने उस फाइल को पढ़ा और उसके मन में कल रात से लेकर सुबह तक की सारी बातें एक रील की तरह चल रही थी। ऋषि ने अपने आप से कहा, इस लड़की ने अपने जीवन में कितना कुछ सहन किया है। अपने माता पिता को खो दिया, अपनी आवाज खो दी और गौतम जैसे इंसान से शादी करने वाली थी। अगर ये शादी हो जाती तो क्या होता इसका? और मैंने इसके साथ कौन सा बहुत अच्छा व्यवहार किया है। जब से आई है तब से डांट रहा हूं। इसने तो मुझसे शादी करने के लिए बोला भी नहीं था।
मैंने ही इससे शादी की है। अब जब शादी की ही है तो कुछ न कुछ तो इसे इज्जत तो दे ही सकता हूं, वरना मुझ में और गौतम में फर्क क्या रहेगा। एक बार इस गौतम का चैप्टर खत्म कर दूं, उसके बाद मैं इसे अच्छी लाइफस्टाइल देकर तलाक दे दूंगा, ताकि ये कोई मजबूरी में न रहे और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके। ऋषि आराध्या की फ्यूचर प्लानिंग करते हुए अपने काम में बिजी हो गया। दूसरी ओर मेंशन में बड़ी माँ ने आराध्या को श्रृंगार का सामान दिया और कहा, बड़ी माँ, आरू, ये लो तुम्हारा श्रृंगार का सामान, जाओ जल्दी तैयार होकर आ जाओ। आराध्या ने सामान लिया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर जब वो बैग खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारे सामान होते हैं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, काजल, लिपस्टिक और भी बहुत कुछ। उसमें कुछ एक आध गले के सेट भी होते हैं। आराध्या जल्दी से शीशे के सामने बैठती है। सबसे पहले वो अपनी सूनी मांग में सिंदूर भरती है, फिर काजल लगाती है, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां पहनती है। उसके होंठ तो वैसे ही लाल थे, पर हल्की लाली से और ज्यादा निखर आए हैं। आराध्या जल्दी से अपने सारे श्रृंगार का सामान ड्रेसिंग टेबल पर सेट करती है और वापस नीचे चली जाती है। जब आराध्या नीचे पहुंचती है तो बड़ी माँ और नीमो दोनों उसे देखती ही रह जाती हैं। बड़ी माँ जल्दी से आगे आती है और आराध्या को गले लगा लेती है। बड़ी माँ, मेरी बहू को तो सा श्रृंगार की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही बहुत सुंदर लगती है। सिंदूर लगाने से क्या रंग निखर कर आया है मेरी दुल्हन का। नीमोह, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा बड़ी मालकिन। बड़ी माँ ने आराध्या से कहा, शादी के बाद आज तुम्हारी पहली रसोई है। रसोई में कुछ मीठा बनाना होता है, तुम्हें बनाना आता है? आराध्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया। बड़ी माँ, तो ठीक है, मूंग दाल का हलवा बना लो, ऋषि को बहुत पसंद है। और हाँ, उसमें बादाम डालना मत भूलना। नीमो, इसकी मदद करना। आराध्या ये सुनकर नीमो के साथ रसोई की तरफ चली जाती है। आराध्या नीमो के साथ रसोई में जाती है। नीमो आराध्या को रसोई में सारा सामान दिखाकर वहां से बाहर निकल जाती है। आराध्या मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सारा सामान इकट्ठा करती है और हलवा बनाते बनाते अपने मन में सोचती है, यकीन नहीं होता, एक दिन में मेरी जिंदगी कैसे पलट गई। कहाँ तो मेरी शादी गौतम जी से होने वाली थी और कहाँ इनसे हो गई। इन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानती भी नहीं। मेरे लिए तो ये पूरे अजनबी हैं, जो अचानक से मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आ गए। पता नहीं इन्होंने मुझसे शादी क्यों की। जब इन्हें ये पता चला था कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, तब मुझ पर कितना गुस्सा हुए थे। अब अगर इन्हें ये पता चलेगा कि मैं अनाथ लड़की हूँ और सारी जिंदगी बस बोझ बनकर ही रहूंगी, तो पता नहीं क्या करेंगे। कहीं ये मुझे छोड़ न दे, और छोड़ भी देंगे तो मैं क्या ही कर लूंगी। इस पूरी दुनिया में है ही कौन मेरा, कौन एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जो बोल नहीं सकती। फिलहाल जो हो रहा है उसे होने देती हूँ। माता रानी यहाँ तक लाई है तो वही आगे ले जाएंगी। कुछ सोचकर उन्होंने ही तो ऋषि जी को मेरी जिंदगी में भेजा होगा, वरना मैं तो उन्हें जानती तक नहीं थी। फिर उनका अचानक से मेरी शादी में आना और मुझसे शादी कर लेना,
ये सब माता रानी की मर्जी थी। जब उन्होंने मेरा यहाँ तक साथ दिया है, आगे भी वही देंगी। अपने मन में अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को याद करते करते आराध्या ने मूंग दाल का हलवा बनाया। हलवे की पहली कटोरी लेकर उसने मंदिर में भोग लगाया। बड़ी माँ ने आराध्या से कहा, आरू, तुम एक काम करो, नीमों के साथ शाम के खाने की तैयारी कर लो। हलवा भी हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे जब ऋषि आ जाएगा। आराध्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया और नीमों के साथ रसोई में चली गई। शाम का वक्त। नीमो और आराध्या डिनर डाइनिंग टेबल पर लगाने की तैयारी कर रहे थे। तभी घर की डोरबेल बजती है। एक नौकर जाकर दरवाजा खोलता है। ऋषि अंदर आता है। उसके एक हाथ में सूटकेस का बैग होता है और दूसरे हाथ में वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे अपने कमरे में चला जाता है। आधे घंटे बाद ऋषि अपने हाथ में लैपटॉप लिए अपने कमरे से बाहर आता है। उसने घर के कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं। वो सीधे सोफे पर बैठ जाता है और लैपटॉप पर काम करने लगता है। आराध्या रसोई की खिड़की से ऋषि को देख रही होती है। तभी उसके पीछे नीमो आती है और आराध्या से कहती है, नीमोह तुम्हारा ही पति है, चुपके से देखने की क्या जरूरत है। आराध्या हड़बड़ाकर वहां से हट जाती है और अपना सिर ना में हिलाती है। नीमो मुस्कुराकर उसके हाथ में एक कॉफी का मग पकड़ाती है। नीमोह जाओ, ऋषि बाबा को कॉफी दे आओ। आराध्या को याद आता है कि जब भी वो ऋषि के सामने जाती है वो उसे डांट देता है। वो अपना सिर ना में हिलाती है, पर नीमो उसकी एक नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती ऋषि को कॉफी ले जाने के लिए कहती है। आराध्या धीरे धीरे कदमों से ऋषि के पास जाती है और उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। ऋषि लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। उसका सारा ध्यान लैपटॉप में ही होता है। आराध्या धीरे से कॉफी को ऋषि के सामने टेबल पर रखती है। ऋषि जब नजरें घुमाकर देखता है तो मेहंदी और चूड़ियों से भरा हुआ एक हाथ कॉफी का मग टेबल पर रख रहा होता है। ऋषि अपनी नजरें उठाकर आराध्या को देखता है। पहली बार जब ऋषि ने आराध्या को देखा था तो वह दुल्हन के जोड़े में थी। आज सुबह जब देखा था तो बिना श्रृंगार के सूनी सूनी घूम रही थी। इसे देखकर मानो एक पल के लिए ऋषि के होश उड़ गए। उसने आराध्या को एकटक देखा। उसका चेहरा इतना मासूम सा दिख रहा था। उसके मांग में अपना नाम का सिंदूर देखकर ऋषि एक पल के लिए स्पीचलेस हो गया। आराध्या कॉफी रखकर वहां से चली गई। ऋषि उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वो धीरे से कॉफी का मग उठाता है, उसे पीता है और फिर से लैपटॉप पर काम करने लगता है। आधे घंटे बाद डिनर टेबल पर सबका डिनर लग गया। बड़ी माँ अपने कमरे से बाहर आई और डिनर टेबल पर बैठ गई। आराध्या डिनर लगा रही थी। नीमो उसकी मदद कर रही थी। बड़ी माँ ने ऋषि को आवाज दी, बड़ी माधा, ऋषि आ जाओ, खाना खा लो, बाद में काम कर लेना। बड़ी माधा, ऋषि आ जाओ, खाना खा लो, बाद में काम कर लेना। ऋषा, बस 5 मिनट। बड़ी माँ, कोई 5 मिनट नहीं, सारा दिन ऑफिस में काम करते हो ना, कम से कम डिनर टाइम पर कर लो। बड़ी माँ की डांट सुनकर ऋषि डाइनिंग टेबल पर आ जाता है।
आराध्या ऋषि की प्लेट लगाने लगती है। बड़ी माँ देखकर मुस्कुराती है। ऋषि को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि आदत नहीं थी कि कोई उसकी देखभाल करे, वो अपने काम खुद ही करता था। लेकिन जब उसे आराध्या के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि वो आराध्या को डांटेगा नहीं, उस पर गुस्सा नहीं करेगा। इसीलिए वो जो करती थी उसे करने दे रहा था। आराध्या डिनर लगाकर वहां से किचन की तरफ जाने लगती है तो बड़ी माँ उसे रोकते हुए कहती है, बड़ी माँ, आरू तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। आराध्या अपना सिरनामे हिलाती है और ये बताती है कि वो बाद में खाएगी। उसके इशारे को समझकर बड़ी माँ कहती है, बाद में क्यों? आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। बाद में अकेले अकेले क्यों खाना खाओगी? अभी सब बैठे हैं ना, तुम भी आओ। आराध्या धीरे से वहां आती है और ऋषि के साथ वाली चेयर पर बैठने लगती है, पर जैसे ही वो चेयर पर बैठती है, ऋषि कहता है, ऋषा यहाँ मत बैठो, ये प्रियंका की जगह है, सामने जाओ।